हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवीन शर्मा, एचओडी फिजिक्स नवोदयन। स्टार्ट करते हैं अपना फुल सिलेबस के क्वेश्चंस का डिस्कशन। ठीक है, लास्ट पेपर है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन 151 पर इस बार, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। तो हम जानते हैं कि बोर्स मॉडल किसके लिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, है ना। बोर्स मॉडल किसके लिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो है ही सर सिंगल आयोनाइज हीलियम। हाँ सर, सिंगल ही आयोनाइज अगर हीलियम रहेगा तो वो भी हाइड्रोजन लाइक होगा। न्यूट्रॉन, हाँ सर। सिंगल नियॉन, नहीं सर, नियॉन अगर सिंगल आयोनाइज है तो उसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन है ना। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बोर्स मॉडल के लिए, इसका मतलब दिस इज नॉट वैलिड। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of the contribution made by the electric field and the magnetic field component or intensity of electromagnetic wave, again important topic electromagnetic wave, दोनों का इंटेंसिटी अगर कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों बिल्कुल बराबर बराबर का कंट्रीब्यूशन देते हैं टुवर्ड्स द एनर्जी। जितना कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है उतना ही हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का होता है। बिल्कुल बराबर है, मतलब रेशियो क्या आना चाहिए, 1:1। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रूस्टर एंगल के बारे में कुछ दिख रहा है। फॉर्म एंड इंटरफेस शुड बी, ब्रूस्टर एंगल कितना होना चाहिए, ब्रूस्टर लॉ सभी जानते हैं क्या होता है हमारे पास में, 10 ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस ब्रूस्टर एंगल इज इक्वल्स टू क्या, इसके बराबर होता है म्यू। ठीक है, और म्यू जानते हैं, म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सभी जानते हैं, 1 से ग्रेटर और इंफिनिटी से लेस, है ना। म्यू की वैल्यू तो सर ग्रेटर देन 1 ही होगी, तो ग्रेटर देन 1 होगी तो एंगल क्या होना चाहिए हमारे पास में, 1045 1 होता है तो 45 से ग्रेटर होना चाहिए और 90 से लेस। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The cylinder contain hydrogen gas at a pressure of 249 kilopascal in temperature to density निकालना है हमें। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का आपको डेंसिटी पता करना है। डेंसिटी जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए देखते हैं हम क्या क्या नोन है हमें। सर प्रेशर पता है, किलो पास्कल मतलब एसआई में ही दिया है। टेम्परेचर भी हमें मालूम है, एसआई में नहीं है, केल्विन करना होगा 300। आर भी दिया है, काफी कुछ डाटा देख के समझ में आ रहा है सर। क्या है बेसिक हमारे पास, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो मुझे बताओ एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू आर टी। अगर मैं मोलर मास को इधर लाते हैं, आरटी इधर आता है, तो उधर क्या बचता है मुझे, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होगा मास अपॉन वॉल्यूम, सर मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी निकालने के लिए पी अवेलेबल है, मोलर मास हाइड्रोजन का हम जानते हैं, आर भी हमें मालूम है, टेम्परेचर भी ध्यान रखना केल्विन में कर लेना उससे 300। तो आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा आपको 0.2 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं 0.2 kg पर मीटर क्यूब। तो इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने वैल्यू पुट किया है। अरे इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन ऑफ द सरफेस स्मॉल एंगल। तो एक स्मॉल एंगल है हमारे पास में प्रिज्म का, और क्या दिया है क्वेश्चन में, सरफेस इमर्ज नॉर्मली। ये हम अगर एक वे इंसिडेंट करते हैं या बनाता हूं अगर मैं नॉर्मल, तो आपको कहा है कि रिफ्रैक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुआ सर, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो नॉर्मली इमर्ज होगी, मतलब ये एंगल 90 है, मींस ये एंगल भी 90 है। ये अगर ए है तो मुझे बताएंगे ये एंगल कितना होगा, दिस 90 दिस ए, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 90 माइनस ए, तो दिस एंगल इज 90 माइनस ए। तो ये हमारे पास में अगेन ये एक नॉर्मल है, ये पूरा 90, मतलब ये भी क्या होगा हमारे पास में ए। तो आप देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सर ए ही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए है। लगा देते हैं स्नेल्स लॉ, एयर से आ रहा है तो 1 into साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ए है। और यहाँ अगर हम बात करते हैं अप्रोक्सीमेटली हमें निकालना है, और स्मॉल एंगल के लिए सब बच्चे जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, तो थीटा होता है। तो साइन आई को क्या लिख दूंगा मैं, आई लिख दूंगा म्यू एज इट इज, और साइन आर को क्या लिख दूंगा सर, साइन आर को आर, मतलब कि साइन ए को ए। तो कितना मिला मुझे, आई इज इक्वल्स टू म्यू ए। तो सी ऑप्शन इज
करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं 156 क्वेश्चन पर आते हैं हम। दो सिलेंडर है, ए बी इक्वल कैपेसिटी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द स्टॉप लॉक, ओके, और कंटेन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। तो एक तरफ गैस है, एक तरफ हमने पूरा वैक्यूम कर रखा है। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, पूरा का पूरा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है। इसका मतलब पूरे सिस्टम में हीट बाहर भी नहीं जाएगा और बाहर से भी हीट अंदर नहीं आएगा। तो डेल्टा क्यू जीरो रहेगा, थर्मली इंसुलेटेड है। तो क्या होगा सर, डेल्टा क्यू जीरो, हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। कैसा प्रोसेस होगा? एडियाबेटिक। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एडियाबेटिक प्रोसेस, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द 0.5 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इज। तो एनर्जी इक्विवेलेंट हम जानते हैं एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है सर? मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और क्या रिलेशन होता है? इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं, यहाँ है जूल में, इसका मतलब ऐसा यूनिट यूज करेंगे। मास आपको ग्राम में दिया है तो 0.5 अपॉन 1000 kg इंटू सी स्क्वायर। सी सब बच्चे जानते हैं कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, 3 5 15 के नोट में कुछ मिलेगा, मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अपॉन में 1000, 3 का स्क्वायर है 9, 9 इंटू 5 सर 45 के टर्म्स में मिलेगा, 45 के टर्म्स में मिलेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 है ना। आगे देखते हैं A body weighs 72 Newton on the surface of the earth. अर्थ पर वेट 72 न्यूटन है। What is the gravitational force on it? At a height equal to half of the radius of earth. Half of the radius of earth. तो हम जानते हैं अर्थ पर क्या होगा? G is equals to gm by r square। पर हम कहा जा रहे हैं अब? G dash is equals to gm by r plus इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस। हाफ ऑफ द रेडियस मतलब कितनी हाइट पे चले गए हम? हाफ ऑफ द रेडियस पर का स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें? जी डैश इज इक्वल्स टू सर जीएम अपॉन आर प्लस आर बाई टू मीन्स 3r/2। 3r/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 9r² 4, 9r² 4। तो आप देखें जी डैश क्या हो गया हमारे पास में? gmr² का 4/9 टाइम्स। और वेट क्या होता है? mg। तो सीधा सीधा mg पर डिपेंड कर रहा है। तो वहां पर कितना था? 72 था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 4/9 टाइम। तो 72 का 4/9 टाइम। तो 9 से आप कैलकुलेट कर लीजिए। 9 8 जा, कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास में? 9 8 जा 8 इंटू 4 32। 32 न्यूटन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। आगे देखते हैं The solid which have the negative temperature coefficient of resistance R. Negative temperature coefficient में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ऐसा किसमें होता है? तो ऐसा तो होता है हमारे पास में सेमीकंडक्टर में होता है और इंसुलेटर में। क्योंकि क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, इसका मतलब तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं The phase difference between the displacement and the acceleration of the particle of the simple harmonic motion is। तो सब बच्चे जानते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास में। क्या? अगर हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालते हैं तो सर y is equals to a sin ओमेगा t। एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या आती है सर? a cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। और अगर एक्सेलरेशन निकालते हैं वन मोर टाइम डिफरेंशिएट करके तो क्या आता है? माइनस a sin ओमेगा t इंटू ओमेगा मीन्स ओमेगा स्क्वेयर। तो क्या होता है सर? ये साइन है और ये कॉस है। कितने का डिफरेंस होता है दोनों में? 90 का। अगेन ये कॉस, ये साइन है। कितने का डिफरेंस होता है? 90 का। पर अगर मैं कंपेयर करता हूं डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को तो कितने का डिफरेंस होता है सर? 180 का। इट मीन्स 5 रेडियन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A screw gauge has the least count 0.001 mm and there are 50 division on the circular scale। तो हमें क्या निकालना है? पिच निकालना। सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। सब जानते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो लीस्ट काउंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है? लीस्ट काउंट 0.01 mm में है, ध्यान से देखें। इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया है मुझे? 50 डिवीजन दिया है। 50 डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन का अगर मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट हमको पिच आ जाएगा। 50 इंटू 0.01
0.01। तो क्या मिलेगा आपको 15 to 50.01, 0.5 mm। एक ही ऑप्शन था हमारे पास 5:1 में, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। इन अ गिटार टू स्ट्रिंग एंड बी मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। ठीक है, आउट ऑफ ट्यून है मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज है दोनों का। बीट्स हर्ट्स, कितना बीट्स सुनाई दे रहा है हमें सर? 6 हर्ट्स। ओके, व्हेन द टेंशन इन द बीट स्लाइटली डिक्रीज, टेंशन को हम कम कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जब स्पीड होती है, स्पीड तो किस पे डिपेंड करती है? टेंशन पे डिपेंड करती है। तो टेंशन पे डिपेंड करती है, इसका मतलब टेंशन डिक्रीज स्पीड के, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा हमारे पास में? डिक्रीज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्हेन, और क्योंकि स्पीड क्या होता है हमारे पास में? न्यू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन है। टेंशन डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, टेंशन इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। द बिट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया 7। ओके, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ए इज 530, तो ए का फ्रीक्वेंसी हमें कितना दिया है क्वेश्चन में? 530 हर्ट्ज। 530 हर्ट्ज दिया है और इनिशियली 6 हर्ट्ज का बीट से, इसका मतलब क्या है? डिफरेंस 6 का होना चाहिए। 530 से 6 का डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? 524 हो सकता है और 536 हो सकता है। तो आंसर 524 या 536 में से ही होगा। 524, 536 दोनों प्रेजेंट है, इसलिए हमको आगे पढ़ना पड़ेगा। तो आगे क्या क्या था? हमने स्लाइटली डिक्रीज कर दिया था। स्लाइटली डिक्रीज कर दिया था तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी भी स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी। तो चेंज 6 से 7 आ गया, इसका मतलब 1 से डिक्रीज हो गई है। तो 524 को 1 से डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 523, और 536 को डिक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 535। तो यहां आप देखें ध्यान से, 7 का डिफरेंस चाहिए, 23 और 30। हाँ सर, 30 और 23 में 7 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस सर 5 का आ गया, मतलब ये करेक्ट है। तो 524 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आफ्टर पूछा है, बिफोर पूछा है? बिफोर पूछा है, मतलब 524 इज द करेक्ट आंसर। Two particles of mass 5 kg, 10 kg respectively are attached to the two ends of the rigid rod of the length 1 meter with negligible mass। ठीक है, तो आपके पास में दो पार्टिकल दिख रहे हैं। दो पार्टिकल कैसे हैं? 5 kg और 10 kg। ठीक है, एक 5 kg है और एक आपके पास में 10 kg है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg, 5 kg से सेंटर ऑफ मास निकालना है। लेट में इसको r लिख देता हूं, और ये कितना हमारे पास में? 1 मीटर। तो फॉर्मूला तो सभी जानते हैं, अगर मुझे m मास से निकालना होता है सेंटर ऑफ मास, तो क्या है फॉर्मूला? m2r अपॉन m1 प्लस m2। तो मुझे किससे निकालना है? 5 से निकालना है। 5 से निकालना है तो m2 कौन हो गया? 10 इंटू r, डिस्टेंस कितना है? 1 अपॉन m1 प्लस m2, 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 10 प्लस 5 15। तो 10/15 कितना मिलेगा हमको? 2/3, मतलब 0.66। 0.66 मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। Find the torque about the origin when the force of 3J act on the particle whose position vector। तो टॉर्क का फॉर्मूला सभी जानते हैं। टॉर्क क्या होता है हमारे पास में? टॉर्क इज इक्वल्स टू R क्रॉस F। R का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में आपको? पोजीशन वेक्टर 2K, मतलब मुझे क्या करना है? 2K कैप का क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करना है? 3J से। 3J, तो इतना तो मालूम है, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6। पर K क्रॉस J क्या होता है? I के बाद J आता है, J के बाद K आता है, पर तो उल्टा है। K क्रॉस J क्या होगा? माइनस I, तो -6I, -6I। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। लाइट ऑफ विथ एन एवरेज फ्लक्स, फ्लक्स दिया है आपको लाइट का। फ्लक्स दिया मतलब क्या दिया हमें? एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया दिया है। कितना? 20। ठीक है, फॉल ऑन द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब वो एब्सॉर्ब कर रहा है। नॉर्मल इंसिडेंस है, हैविंग सरफेस एरिया, आपको सरफेस एरिया भी दे रखा है, मतलब ए भी गिवन है आपको, वो भी 20 के टर्म्स में है। द एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितनी एनर्जी मिलेगी? तो एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा सर? एनर्जी के लिए तो मुझे मिल जाएगा 20 इंटू एरिया। पर एक कितना है हमारे पास में?
पर यूनिट टाइम, है ना। अगर वॉट दिया है, वॉट दिया मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड। तो एक सेकंड में मुझे इतना मिल रहा है, तो मुझे कितना चाहिए सर, 60 मिनट में चाहिए। तो बस तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या हो जाएगा 20 इंटू 60 120, और एरिया भी हमें 20 में दिया है, मतलब 24 के नाम में। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कभी भी हमको फ्लक्स डेंसिटी दी है, वॉट दिया, मतलब कि वो एनर्जी एक सेकंड के लिए, तो एक सेकंड के लिए कितना एनर्जी मिलेगा 20 इंटू ए, तो एक मिनट के लिए 20 इंटू ए इंटू 60। आया समझ में? आगे देखते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो चार्ज दिया है हमें कंडक्टर के ऊपर 3.2 इतना डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो हम स्फीयर का रेडियस देखते हैं 10 है, ओके, और कहां पूछा है 15 पर, मतलब टेंशन नहीं है सर, सेंटर से 15 सेंटीमीटर मतलब बाहर पूछा है। तो बाहर तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू दिस, क्यू की वैल्यू दिस, रेडियस की वैल्यू कोई काम नहीं है, डिस्टेंस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो 15 नहीं, उसे लिखेंगे हम 50 बाय 100। बस डायरेक्ट क्वेश्चन है, डाटा को आप पुट करो, पुट करते के आपको मिल जाएगा आंसर 1.28 इंटू 10 टू द पावर। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम, कुछ वॉल्यूम दिया है आपको, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी, तो कुछ वॉल्यूम है आपके पास में 0.2 मीटर क्यूब। उस वॉल्यूम के अंदर क्या मिल रहा है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है थ्रू आउट मतलब हर पॉइंट पे 5 वोल्ट है। तो हर पॉइंट पे 5 वोल्ट है, इसका मतलब क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्या होता है, V इज इक्वल्स टू डी बाय डी आर, वो भी निगेटिव। E इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, माइनस dV बाय dr। तो वोल्टेज क्या हमारे पास में, कांस्टेंट है हर पोजीशन पर। अगर हम इन फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल डाउन होता है। फील्ड के अपोजिट जाते हैं क्या होता है सर, पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो पोटेंशियल तो क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी, जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The increase in the width of the depletion region in a PN junction diode is due to increase the width of the depletion region। तो डिप्लीशन लेयर बढ़ता है हमारे पास में, कब बढ़ता है याद करो, जब हम रिवर्स बायस करते थे डिप्लीशन लेयर बढ़ता था, और फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर कम होता था। फॉरवर्ड बायस ओनली नहीं, फॉरवर्ड में बढ़ता है, रिवर्स बायस ओनली, हाँ बोथ फॉरवर्ड रिवर्स नो। इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट नहीं सर, फॉरवर्ड करंट तो कुछ है ही नहीं, मतलब रिवर्स बायस ओनली। तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। आगे देखते हैं। A 40 microfarad capacitor is connected to the 200 volt, ठीक है, 50 hertz AC supply, the RMS value of the current in the circuit is nearly। तो हमें कैपेसिटर दिया है, वोल्टेज दिया और RMS वैल्यू निकालना है, ठीक है, किसकी, करंट की। तो हम इतना तो जानते हैं, करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। पर रेजिस्टेंस कौन है यहाँ पर, सिर्फ कैपेसिटर है, सिर्फ कैपेसिटर है मतलब XC। तो V दिया है हमें कितना, 200 XC क्या होता है हमारे पास में, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो XC को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन ओमेगा सी। इसका मतलब I कितना मिल गया मुझे, V ओमेगा सी। पर ये क्या मिलेगी, पीक वैल्यू। अगर मैं इसे √2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, RMS वैल्यू। तो क्या V मालूम है आपको, यस सर, V हमें 200 मालूम है। क्या ओमेगा मालूम है हमें, सर ओमेगा नहीं है तो न्यू मालूम है। ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई न्यू, मतलब ओमेगा कितना हो जाएगा, 50 इंटू 2 100 पाई। सर हमें ओमेगा भी मालूम है 100 पाई। क्या C मालूम है, हाँ तो C मालूम है हमें 40 माइक्रोफेराड। इसका मतलब हमें पूरा डाटा गिवन है, बस आपको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 2.5 एम्पियर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। The mean free path of the gas with molecular diameter d number है, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है आपको। क्या फॉर्मूला होता है, 1/√2n इंटू पाई इंटू डायमीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, 1/√2n पाई डी स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ट्रांजिस्टर हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा डोपिंग होती है हमारे पास में किसकी, इमीटर की,
उससे थोड़ा सा कम कलेक्टर की, और बिल्कुल थीन सबसे कम किसकी होती है, बेस की। यही खास बात होती है ट्रांजिस्टर में कि सबसे कम डोपिंग और बिल्कुल थीन रीजन कौन सा होता है हमारे पास में, बेस रीजन होता है। इसका मतलब डी ऑप्शन, द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थीन एंड लाइटली डोप। तो डी ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, light of frequency 1.5 times the threshold frequency incident on the photosensitive material। तो हमने क्या किया, 1.5 times the threshold frequency, तो था threshold frequency का 1.5 times। हाँ सर, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, क्योंकि हमने ज्यादा एनर्जी दी वर्क फंक्शन से। फिर क्या कर रहे हैं हम, What will be the photo current if the frequency is halved? फ्रीक्वेंसी को अगर आधा कर दिया तो क्या होगा सर, 0.7 0.5, मतलब थ्रेशोल्ड से भी कम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होता। जो भी आप इंटेंसिटी कर दो, लॉ हम जानते हैं, है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम किया इमिशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या, नो इमिशन ऑकर, जीरो, कुछ भी करंट हमको नहीं मिलेगा। तो डी ऑप्शन, दिल्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, when a uranium isotope is bombarded with the neutron, it generate 8936 Kr 3 neutrons। ओके, तो सिंपल सब जानते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन स्टैंडर्ड, तो 1 न्यूट्रॉन आता है इसके ऊपर, यूरेनियम के ऊपर क्या क्या बनता है सर, क्रिप्टॉन और बेरियम। ये तो दे ही रखा है हमारे पास में, मतलब बेरियम, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। पर किसी को अगर रिएक्शन याद नहीं है क्या क्या बनता है, तो भी आप देखें, एक न्यूट्रॉन इंसिडेंट हुआ है, 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, और इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका एटॉमिक नंबर। सर न्यूट्रॉन अगर निकल रहे हैं इसका मतलब हमारे प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है, मतलब एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो, पहले थे 92, साथ में हो गए 36, तो 92 और 36 कितने बज गए, 92 माइनस 36 आप करके देख लिए 56। 56 मतलब यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगर रिएक्शन याद है तो 2-4 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, पर रिएक्शन याद नहीं है तो माइनस करके करोगे आराम से 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं, The energy required to break one bond in DNA is 10 to the minus 20 joule. This value electron volt. तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम सब जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 जूल। तो जूल को मुझे कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या कर दूंगा, उसे मैं डिवाइड कर दूंगा 10 to the power minus 20 को। सर आप डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 से, कितना आ जाएगा, माइनस 19 ऊपर जाकर प्लस 19, एक डेसिमल और चले जाएगा ऊपर, मतलब 1/16.06, तभी 6 में देख लो 174.06 मुझे सही लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Two bodies of mass 4 kg 6 kg tied to the end massless, the acceleration of the system find करना है। तो दो ब्लॉक है हमारे पास में, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम पुली पर है तो बड़ा सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्म में बच्चे जानते हैं, नेट मास डाउनवर्ड अपॉन टोटल मास इनटू जी। तो नेट मास डाउनवर्ड कितना है सर, 6 नीचे जाएगा 4 ऊपर जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा है ये नीचे, तो नेट नीचे कितना जा रहा है 6 माइनस 4 2 अपॉन टोटल मास कितना है, टोटल है 6 प्लस 4 10 इंटू जी, कितना हो जाएगा 2/10 मतलब 1/5, तो जी बाय 5। तो सही आंसर है जी बाय 5। बड़ा सिंपल फॉर्मूला, नेट डाउनवर्ड अपॉन टोटल इनटू जी। आगे देखते हैं, a wire of length L, area of cross section hanging from the fixed support, the length of the wire change L1, the mass M is change to L1। change to L1 मतलब इनिशियल लेंथ उसकी L थी और फाइनल लेंथ क्या होगी उसके पास में L1 होगी। ध्यान से देखो, change to mass suspended from the free end, the expression for the Young's modulus। सब बच्चे जानते हैं Young's modulus का तो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, Young's modulus is equals to स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया, mg अपॉन एरिया, और अपॉन में स्ट्रेन क्या होता है सर, डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल, तो इस क्वेश्चन में डेल्टा एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब एल डैश माइनस एल। तो डेल्टा एल को क्या लिख दूंगा मैं, L1 माइनस एल, तो mgl अपॉन ए, डेल्टा एल माइनस एल मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सीधा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। आगे देखते हैं, The average thermal energy of the monoatomic gas is, मोनोएटॉमिक हम जानते हैं कि क्या होगा हमारे पास में,
हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी मिलती है, हाफ केटी। मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3, तो क्या मिलेगी 3/2 केटी। 3/2 केटी मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं, Which of the following graph represent the variation of resistivity with temperature T? कॉपर, कॉपर लिखा है, इसका मतलब क्या, मेटल की बात हो रही है। तो मेटल में हम जानते हैं टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ये दोनों तो गलत हो गए, ये दोनों में से देखते हैं लीनियरली बढ़ती है या एक्सपोनेंशियली। सर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है ना, 1 + अल्फा बीटा स्क्वायर पे वो डिपेंड करता है, लीनियरली नहीं बढ़ती, लीनियर रिलेशन नहीं है। कैसा बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली रेजिस्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब क्या, डी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, द कलर कोड फॉर द रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। तो कलर कोडिंग दे रखा है आपको, तो ये कलर कोडिंग पर लगातार क्वेश्चन आ रहा है, आपको कलर कोडिंग अच्छे से याद हो जाना चाहिए। क्या है, बी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, मांगे सोना चांदी, है ना, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड है। तो देखते हैं, बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5%, 10%। तो सबसे पहले है येलो, मतलब येलो पर आ रहा है 4, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 4। उसके बाद में क्या है, वॉयलेट, वॉयलेट आ रहा है सर 7 नंबर पर, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर। फिर क्या है, ब्राउन, ब्राउन आ रहा है मतलब 10 टू द पावर 1, और कितना हमारे पास में, गोल्ड, मतलब 5%। तो क्या आ गया, 470 विथ 5%। 470 तो किलो में दे दिया आपको, 470 को करना पड़ेगा आपको किलो में, कितना मिल जाएगा हमारे पास में, 470 को किलो में करेंगे तो 4.7 कर देते हैं, कितना मिल जाएगा हमें, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और गोल्ड है तो 5%, तो 5%। आगे बढ़ते हैं, in young double slit experiment if the separation between the coherent source is half, ठीक है, the distance of the skin double, फ्रिंज विड्थ, सर सीधा सीधा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होता है, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल्स टू सर बीटा इज इक्वल्स टू लेमडा डी बाय डी। तो आप क्या कर रहे हैं, सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ्ड, तो सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ्ड, मतलब डी को हमने हाफ कर दिया है, और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया हमने, d/2, द डिस्टेंस ऑफ द स्किन फ्रॉम द कोहेरेंट डबल्ड, डी को क्या कर दिया हमने, डबल्ड कर दिया है। तो सर ये 2 पर जाएगा तो 2 × 2 4, फोर्थ इफेक्ट हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स, क्या है हमारे पास में, 4 टाइम्स। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 181, द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम इज 6, तो एयर में था तो सर 6 था, विद इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 हो गया, मतलब कितना हो गया सर, 5 टाइम। तो पहले था सर 6, अब हो गया 30, मतलब 5 टाइम्स, मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जानते हैं क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो हमें क्या निकालना है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम 5 × एप्सिलॉन नॉट गिवन है आपको 8.85, तो 8.85 इंटू क्या कर देंगे आप 5, तो आपको मिल जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, 5 × 40, 40 के टर्म्स में आ जाएगा, तो ये होना चाहिए ए ऑप्शन, ठीक है। 40 के टर्म्स में देख लेते हैं एक बार, दो है यहाँ पर, ये भी और ये भी है, मतलब आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, 5 × 8 40, 2 जीरो आगे जा रहे हैं, मतलब -12 से थोड़ा हमारे पास में कम करना पड़ेगा, मतलब -10, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में, तो दो थे 4 के टर्म्स में, इसलिए हमने 10 की पावर भी चेक किया, पर फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, है ना। आगे देखते हैं, डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस, सीधा सीधा क्वेश्चन है, स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के बारे में जानते हैं, डायमेंशन क्या है, m1L1 T-2 अपॉन एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L2 पर जाएगा L-1, तो m1L-1 T-2, कौन सा ऑप्शन सही है,
m1l -1 t-2 डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सीधा क्वेश्चन है डायमेंशन पर, आगे देखते हैं। Assume that light of the wavelength 600 nm is coming from the star, तो स्टार से वेवलेंथ आ रही है कितने की 600, the limit of resolution of the telescope whose object has the diameter of 2 mm is, दूसरे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में, क्या होता है 1.22 लैम्बडा बाय डी। तो सर हमें लैम्बडा भी गिवन है 600 और डी भी गिवन है हमें कितना 2 मीटर, तो 600/2 मतलब 3 का टर्म, 3 into 1.22 1.66 के टर्म्स में, मतलब ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 184। सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स। ओके, एलसीआर सर्किट है आपके पास में, एलसीआर से क्या क्या आपने एल इज रिमूव। ओके, एल को रिमूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मतलब वहां पे केवल कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या कर रहा है π/3 का फेज डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, जो भी हमारे पास में इनिशियली था उसे π/3 का उसने फेज डिफरेंस दे दिया। आगे देखते हैं, इफ इंस्टेड सी इज रिमूव्ड, अच्छा अगर सी को रिमूव कर देंगे तो एल क्या करता है देखते हैं। सर एल तो फेज डिफरेंस चेंज करेगा, तो फेज डिफरेंस अगेन m π/3 मतलब उसने अगेन π/3 कर दिया। जानते दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, मतलब यहाँ पर इक्वल हैं, अपोजिट तो होते हैं सर, यहाँ पर बराबर का फेज डिफरेंस मतलब दोनों इक्वल भी हैं। इसका मतलब VL इक्वल्स टू VC है, मतलब XL इक्वल्स टू XCB है, मतलब रिजोनेंस का कैसे सर ये, तो द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, रिजोनेंस के समय क्या होता है सर, रिजोनेंस के समय फेज डिफरेंस 0, तो पावर फैक्टर cos 0 क्या मिल जाएगा हमें 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ डाइपोल मोमेंट, हमको डाइपोल मोमेंट दे रखा है ऑफ 16 10⁻⁻19, शॉर्ट डाइपोल है ना, छोटा डाइपोल है हमारे पास में, उसका डाइपोल मोमेंट भी गिवन है हमें। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ पॉइंट डिस्टेंस 0.6 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल, अच्छा जनरल पॉइंट दिया है, कोएक्सियल या इक्वेटोरियल नहीं है। डायग्राम बना लेते हैं, क्या हमारे पास में एक -q एक +q, सेंटर से कितने 60 डिग्री पर कितना डिस्टेंस है 0.6 मीटर। क्या पता करना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में kp/r² इंटू cos थीटा, तो k की वैल्यू सब बच्चे जानते हैं 9 × 10⁹ क्वेश्चन में गिवन भी है, ध्यान से देखो। p, सर p की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, अपॉन r, सर r भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.6, थीटा, सर थीटा भी 60 डिग्री गिवन है। सारी वैल्यू पुट कर लो आप, सारी वैल्यू पुट करके सीधा सीधा मिल जाएगा आपको 200 वोल्ट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द पोटेंशियल ऑफ डाइपोल ऑन द जनरल पॉइंट है ना, kpr² cos थीटा। आगे देखते हैं, इन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी, आपको आयरन रॉड की ससेप्टिबिलिटी गिवन है 599 टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड 1200। ठीक है, द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की परमेबिलिटी पूछा है, तो परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है सर, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो μ0 गिवन है, हाँ सर μ0 गिवन है, ससेप्टिबिलिटी गिवन है, हाँ सर गिवन है 599 प्लस 1 कितना हो जाएगा 600, तो सिंपल 600 इंटू μ0, तो 600 इंटू μ0 है 4 पाई के टर्म्स में, 6 इंटू 4 24, 2.4, तीन है आपके पास में 2.4 में 10 का पावर आप चेक कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा सर ए ऑप्शन। तो सीधा सीधा हमें क्वेश्चन मिल गया है परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के रिलेशन पर। आगे देखते हैं, a long solenoid of 15 cm length having 100 turn carries current 2.5, the magnetic field at the center, तो सेंटर ऑफ सोलेनॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0 Ni। n का मतलब क्या होता है सर, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखिए हम क्वेश्चन में क्या गिवन है μ0, यस सर गिवन है, लेंथ हाँ सर गिवन है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स हाँ सर गिवन है 100/50 यहाँ पर आएगा, और करंट सर करंट भी गिवन है। सारी वैल्यू को पुट करना है, पुट करके सॉल्व करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट यू गेट द आंसर। देखते हैं
A charged particle having deep velocity, this deep velocity given है इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी, सीधा सीधा मोबिलिटी का फॉर्मूला है ना, सारे फॉर्मूले एकदम याद होना चाहिए। क्या होता है मोबिलिटी का फॉर्मूला? सर मोबिलिटी इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट स्पीड दे रखी है आपको कितनी? 7.5 10⁻⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है ये, बस दोनों को आप डिवाइड करो आंसर, तो डिवाइड करने पर आंसर मिल जाएगा आपको। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। आगे देखते हैं। The quantities of the heat required to raise the temperature of the two solid copper sphere of radii R1 and R2। तो आपको कितनी हीट लगेगी? दोनों को क्या करना है? बाय 1 केल्विन। अच्छा, तो जितनी हीट लगती है 1 केल्विन से राइज करने में, वो होती है उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, कितनी हीट लगेगी? एक में मास अलग अलग है, तो हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू यूनिट मास होता है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अदरवाइज डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। तो आप देखें हीट रिक्वायर किस पे डिपेंड करेगा? सी पर। दोनों कॉपर किसके हैं? ये कॉपर है, दोनों कॉपर है तो सी सेम, डेल्टा टी मतलब दोनों का टेम्परेचर भी सेम राइज कर रहे हैं, तो सीधा सीधा किस पर डिपेंड करेगा? मास पर। तो उनके मास के रेशियो के बराबर, तो m1 अपॉन m2। और मास भी नहीं दिया हमें तो उनका रेडियस दिया है, तो हम जानते हैं मास इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दोनों कॉपर है तो डेंसिटी सेम होगी, वॉल्यूम निकाल लेते हैं 4/3 पाई r1 क्यूब। दूसरे के लिए डेंसिटी भी सेम है सर, 4/3 पाई r2 क्यूब। ये सब कैंसिल है, r1 अपॉन r2 का क्यूब। r1 कितना है सर? r1 इज इक्वल्स टू 1.5 r2 है, मतलब r1 अपॉन r2 कितना है? r1 अपॉन r2 कितना मिल जाएगा आपको? 1.5। 1.5 मतलब 3/2। 3/2 का क्यूब क्या होगा? 27/8। परफेक्ट आंसर आ गया आपके पास में ए, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट। इनिशियली इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी दे रखी है हमें। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बेसिक तो हम सब जानते हैं कि सर बेसिक होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, और मोमेंटम क्या होता है सर? अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर हम v वोल्ट से देते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारे पास में? अंडर रूट 2m इंटू ई इंटू वी। तो h की वैल्यू हम जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम है, और v हमें निकालना है, और लैम्बडा इस क्वेश्चन में गिवन है। तो वैल्यू पुट करके आंसर मिल जाएगा, पर आपको पहले भी कई बार कहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल का आप लैम्बडा वोल्टेज के इसमें याद रखें। डायरेक्ट रिलेशन है 12.26 अपॉन अंडर रूट वी। ये सारा कांस्टेंट पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं तो ये आता है, पर लैम्बडा इसमें होता है एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ आपको किस में दिया है? एनएम में दिया है, तो आप उसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दो 12.26 से ये कैंसिल भी हो जाएगा। रूट v इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 10⁴। तो 190 का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये भी फॉर्मूला है, इससे करोगे लेंदी रहेगा, पर ये अगर आपको याद रहा तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये जल्दी हो जाएगा। आया समझ में? आगे देखते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो दो को माइनस कर रहे हैं तो क्या रूल चलता है? लीस्ट डेसिमल प्लेस रूल। पहले वाले में कितने डेसिमल प्लेस है? 2। दूसरे वाले में कितने डेसिमल प्लेस है? 4। तो आंसर में कितना आना चाहिए? 2। तो 2 डेसिमल प्लेस, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, माइनस करने की भी जरूरत नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रूल है? माइनस प्लस में लीस्ट डेसिमल प्लेस रूल। तो 2 डेसिमल है, यहाँ भी 2 डेसिमल, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे थ्रो कर रहे हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, ओके, विद द वेलोसिटी 80, द हाइट ऑफ द टावर इज। सीधा सीधा क्वेश्चन, मोशन अंडर ग्रेविटी, फाइनल वेलोसिटी, हाँ सर फाइनल वेलोसिटी 80, इनिशियल वेलोसिटी हाँ सर 20, एक्सेलरेशन ये भी गिवन है सर 10, निगेटिव लेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? हमें टाइम अगर निकालना है तो v इज इक्वल्स टू हाइट निकालना है, टाइम नहीं निकालना है, हाइट निकालना है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वैल्यू पुट कर दो, s आ जाएगा आपके पास में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। सिंप्लीफाई कर लो, 300 इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises to the height h। तो कैपिलरी है आपके पास में, क्या किया आपने, कैपिलरी को पानी के अंदर डीप किया तो सर h हाइट तक के वाटर लेवल बढ़ गया। ठीक है, तो मास ऑफ द वाटर इन कैपिलरी इज 5 ग्राम। अच्छा मास, तो मास कितना है हमारे पास में इनिशियली 5 ग्राम। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ द रेडियस 2r। अच्छा ठीक हमने यूज कर ली है 2r की, अगर ये r रेडियस है तो ये 2r की, तो इसमें भी सर लेवल बढ़ेगा, वो थोड़ा कम बढ़ेगा, थोड़ा कम क्या, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला जानते हैं हाइट कि क्या इसका फॉर्मूला 2t अपॉन r rho g इंटू कॉस थीटा। तो एच क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। अगर रेडियस डबल कर दिया तो हाइट हाफ हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं, एच डबल लेते हैं यहाँ पर, हाइट हाफ हो जाएगी। अनदर कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, द मास, पर हमको तो मास पूछा है, हाइट अगर पूछते तो डायरेक्ट आंसर आ गया था, रेडियस डबल तो हाइट हाफ हो जाएगी। तो मास कैसे निकालते हैं सर, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो पहला मास दिया 5 ग्राम, तो डेंसिटी तो रो ले लेते हैं, वॉल्यूम कितना हो जाएगा h इंटू वॉल्यूम क्या होगा, कैपिलरी ट्यूब सर सर्कुलर है, क्रॉस सेक्शन है ना, तो एरिया, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा सर पाई आर स्क्वायर, h इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, सेकंड टाइम में देखते हैं, यहाँ पर मुझे पता करना है मास कितना, उसे m डैश दे देते हैं। तो डेंसिटी रो ही है, हाइट तो सर h/2 हो गई है, पाई तो पाई रहेगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू 2r स्क्वायर मतलब पाई 4r स्क्वायर। देखिए क्या चेंज आया इसके कंपेरिजन में, तो 2 से 4 कैंसल मतलब 2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स आ गया मतलब 5 का 2 टाइम्स 10 ग्राम। परफेक्ट आंसर है, 10 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, बढ़ते हैं आगे। रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज। ओके, 10 लेफ्ट ऑफ द मीटर ब्रिज। ठीक है, तो मीटर ब्रिज में आपने लेफ्ट में ले लिया है r, 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, राइट में ले लिया आपने 10। तो क्या रेशियो आया आपके पास में 3:2, 3:2। तो सब जानते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू दिस, है ना, तो R अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 10/2। तो रेजिस्टेंस निकल गया, अगर जरूरत पड़ती है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 30/2 मतलब 15। तो अननोन रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास 15। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस इज 1.5 मीटर। अच्छा 15 का रेजिस्टेंस है तो उसकी लेंथ है 1.5, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जानते हैं कि सर 1.5 मीटर का है तो रेजिस्टेंस 15 है, तो क्या करना है, then the length of the 1 ohm resistance wire is, अच्छा 15 का रेजिस्टेंस है, लेंथ 1.5 है, तो 1 का होगा तो लेंथ कितनी होगी 0.1 मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सीधा सीधा दिख रहा है सर, 15 का रेजिस्टेंस है 1.5 मीटर, तो 1 ओम का होगा तो कितनी होगी, नहीं 1 ओम है, तो 15 का अगर मैं देखता हूं 0.5 आ रहा है तो 1 का मतलब 0.1 जाएगा, 0.1 जाएगा मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर द लॉजिक सर्किट द ट्रूथ टेबल इज, ट्रूथ टेबल बनाना है आपको, तो सिंपल इनपुट आउटपुट निकाल लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कोई अलग जा रहा है क्या, 0 0 पे 0 0 0 पे 0 0 0 पे 1 0 0 पे 1, मतलब पहले 0 0 पे चेक कर लेते हैं, दो ऑप्शन तो हट जाएंगे। यहाँ 0 देंगे तो नॉट 1 दे देगा, यहाँ 0 देंगे तो नॉट 1 दे देगा, और 1 1 अगर और में होता, 1 1 और में होता तो 1 मिलता, और ये और का भी अपोजिट नॉट है तो हमें 0 मिलेगा। तो 0 0 पे 0 0 0 पे 0 ये भी सही है ये भी सही है, गलत हो गया। 0 1 पे चेक कर लेते हैं, 0 1 0 1 पे भी हम चेक कर लेंगे, हमें आंसर ही मिल जाएगा। तो 0 और 1 दे रहे हैं तो 0 पे तो 1 मिल जाएगा, अगर 1 देंगे तो नॉट उसको 0 कर देगा। 1 0 1 0 पर हमें और क्या देता था सर, 1 0 पर और हमें 1 ही देता था, पर ये नॉर है तो क्या दे देगा हमें 1 0 पे 0 दे देगा, तो 0 1 पे भी 0 दे देगा, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। A potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurement of EMF because the method involved.
तो हम जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर ईएमएफ मेजर करता है एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि उस समय बैटरी से करंट नहीं निकालते, करंट इज नॉट ड्रॉन, इसलिए वो में ईएमएफ देता है। देखते हैं मेथड इन्वॉल्व सेल्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होता है सर, हमें नल पॉइंट मिलता है, नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तभी हम एग्जैक्ट ईएमएफ बता सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं A gas mixture consists of 2 moles of O2 and 4 moles of argon at temperature T, neglecting all vibration mode. The total internal energy. तो इंटरनल एनर्जी हम जानते हैं कितना होता है, एक के लिए तो सर हमारे पास में F/2, 1 मोल के लिए क्या होती है F/2 RT, पर अगर n मोल्स होता तो n टाइम्स ऑफ F/2 RT, F/2 F होता डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या क्या हमारे पास में 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा सर, ये तो डायटोमिक है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 5 होगा, तो 2 इंटू 5 इंटू RT, 5/2 इंटू RT, ठीक है। 4 मोल्स ऑफ आर्गन, तो आर्गन है हमारे पास में 4 मोल, और आर्गन क्या है मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 RT, कितना हो गया टोटल, ये हो गया सर 5 RT, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जा 6 RT, तो 6 RT और 5 RT, 6 5 कितना हो जाएगा 11, परफेक्ट आंसर है 11 RT, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द एनर्जी। आगे देखते हैं, तो रेडियोएक्टिव मटेरियल ए इज द डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा, मटेरियल बी इज द डीके कांस्टेंट, रेडियोएक्टिविटी का क्वेश्चन दिख रहा है ये। इनिशियली ए सेम नंबर, इनिशियली दोनों सेम नंबर में है, दोनों के डीके कांस्टेंट दे रखे हैं लैम्डा और 8 लैम्डा। आफ्टर व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल बी टू दैट ए विल बी 1/e। अच्छा, तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल बी, तो क्या हमारे पास में रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ द मटेरियल बी टू दैट ऑफ ए विल बी 1/e। तो बेसिक फॉर्मूला हम जानते हैं सर, dn/dt इज इक्वल टू क्या होता है लैम्डा n। नंबर ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है। तो पहले हम b के लिए करते हैं, उसके बाद सेम चीज हम a के लिए करेंगे, तो ये रेशियो हमें n नॉट e टू द पावर, b के लिए क्या दिया है लैम्डा, a के लिए क्या दिया हमारे पास में ये 8 लैम्डा, ठीक है, तो माइनस 8 लैम्डा t कर देते हैं। तो नंबर ऑफ b टू a रेशियो हमको क्या दिया है 1/e दिया है, तो सर ये वैल्यू क्या दी है हमें 1/e दी, और इनिशियली दोनों सेम थे, सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो 1/e इज इक्वल टू मिलेगा e की पावर माइनस लैम्डा t अपॉन माइनस 8 लैम्डा t, माइनस 8 ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें सर प्लस 8 मिल जाएगा, इसी को नीचे ले आते हैं e अपॉन में, तो मिल जाएगा सर हमारे पास में 1 अपॉन e टू द पावर माइनस लैम्डा, माइनस 8 माइनस लैम्डा माइनस 7 लैम्डा t, कंपेयर करेंगे तो हम क्या मिल जाएगी 7 लैम्डा t इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 लैम्डा, तो हमें क्या मिल गया t इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 लैम्डा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, YouTube with both sides open, that the atmosphere partially filled, डायग्राम में बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, क्या क्या दिखा है हमारे पास में, इधर 65 mm, ये भी 65 mm है, ठीक है, ये 10 mm है, और यहाँ तक ऑयल है, क्या निकालना है डेंसिटी ऑफ द ऑयल। तो क्या करते हैं सर सेम लेवल पर प्रेशर सेम होना चाहिए, तो नीचे यहाँ से यहाँ तक वाटर है, तो अब इस लेवल की बात करते हैं, तो इस लेवल पर क्या होना चाहिए हमारे पास में प्रेशर सेम होना चाहिए, तो इधर क्या है वाटर वाटर वाटर, क्या हो जाएगा इधर P0 प्लस H रो जी, कब तक है वाटर 65 प्लस 65 70 तक, 70 रो जी, ओके। इधर देखते हैं ऑयल हमारे पास में कितना है हाइट 65 65 और 10, 70 प्लस 1 10 80, तो क्या मिल गया हमको P0 प्लस H रो जी, H कितना है 80, रो क्या है यहाँ पर हम ऑयल का ले लेते हैं रो डैश जी, ये लेवल पर प्रेशर सेम होना चाहिए, P0 से P0 कैंसिल, G से G कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा रो इज इक्वल्स टू 80, हमें क्या निकालना है रोडेश निकालना है, तो रोडेश इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 70 अपॉन 80 इंटू रो, 70 अपॉन 80 0.9 समथिंग में आएगा, तो 9 में एक ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास में एट द सेम लेवल प्रेशर मस्ट बी सेम। आगे देखते हैं, 250
टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 2.1 एंड विड्थ भी दिया है, फिर इज द करंट भी दिया है, काफी सारा डाटा है, नोट कर लेते हैं। तो 250 टर्न है, लेंथ भी है, विड्थ भी है, करंट भी है, एंड सब्जेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा हमें, वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री से रोटेट करना है। तो सब बच्चे जानते हैं अगर स्टेबल से अनस्टेबल, अगर 180 आएगा क्या होगा, अगर हमारे पास 180 आएगा तो सर 180 का अगर आता है तो कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, 2 mv। सब जानते हैं P cos थीटा, अगर पूरा 180 का चेंज आएगा 0 से 180 तो क्या हो जाता है 2P cos थीटा, यहाँ पर क्या होगा 2 mv, तो 2 mv कितना मिल जाएगा हमें, 2 इंटू m, m क्या हमें मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला सर करंट इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, तो क्वेश्चन में करंट भी दिया है, एरिया दिया है क्या, नहीं सर हमको लेंथ इंटू विड्थ दिया है, तो लेंथ इंटू विड्थ को मैं बी लिख लेता हूँ, बी ये होगा एक टर्न के लिए, पर हमारे पास में कितना है, n टर्न्स, कितना हमारे पास में n टर्न्स है, n की वैल्यू दी है, I दिया है, L दिया है, B दिया है हमको, और मैग्नेटिक फील्ड भी दी है, तब सबकी वैल्यू को पुट कर दो, पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा 9.1 माइक्रोजूल। तो आप देख सकते हैं फटाफट अगर आपको फॉर्मूले याद तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो 45 मिनट के अंदर 45 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो अच्छे से सारे फॉर्मूले रिवाइज करें। ऑल द बेस्ट सभी को।